हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आज हम लोग डीपीपी नंबर 03 का डिस्कशन करने वाले हैं और उस डिस्कशन से पहले हम लोग बेटा डीपीपी नंबर 02 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ठीक है, तो उसमें कई लोगों को डाउट था और बोल रहे थे कि ये सर वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व करके बताइए। ठीक है, करते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम से क्लियर है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है बेटा? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू माइन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। क्लियर है। यहां पे बेटा फोर्स कौन सी काम कर रही है? फोर्स यहां पे जो हमें दी गई है दैट इज F इक्वल्स टू 0.1 x जूल पर मीटर। और बेटा ये फोर्स कैसी फोर्स है? ये फोर्स एक रिटार्डिंग फोर्स है। लिखा हुआ है उसके अंदर बेटा बड़ा बड़ा क्या? रिटार्डिंग फोर्स है। क्लियर है। रिटार्डिंग फोर्स है तो बेटा इसका कुछ तो फर्क पड़ेगा ना। तो हम जब लिख रहे हैं वर्क डन क्या लिखोगे? इंटीग्रल ऑफ F डॉट dx इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी कौन सी वाली? फाइनल वाली माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। क्लियर है। तो ये जो बेटा वर्क है ये कैसा वर्क है? ये नेगेटिव है। क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि रिटार्डिंग बोला है तो ये फोर्स की डायरेक्शन हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट होगी, तभी तो रिटार्ड कर रहा होगा। और अपोजिट होगी तो माइनस साइन आप यूज करोगे। और अगर आप इसे पॉजिटिव ले रहे हो दैट मींस जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसकी है? वेलोसिटी की है। तब तो ये रिटार्डिंग जैसा वर्ड का यूज ही नहीं होना चाहिए था। क्लियर है। अगर रिटार्डिंग यूज हो रहा है तो आप बच्चों आगे माइनस साइन लगाएंगे। क्लियर है कि नहीं है? चलिए, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ इंटीग्रल लिमिट कहां से कहां तक? 20 से 30 तक। फोर्स कितना दिया गया है? 0.1 ऑफ x डॉट dx इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल हमें निकालनी है माइनस इनिशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हाफ m। मास कितना है बेटा? 10। v इनिशियल वेलोसिटी इज 10 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ये माइनस का 0.1 बेटा बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? x स्क्वायर बाय 2 बचेगा। लिमिट कहां से कहां तक? 20 से 30 तक इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। और यहां पे क्या बचेगा बेटा? 2 से ये 5 टाइम्स माइनस 5 इंटू 100 दैट इज 500। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 0.1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब 30 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस 500। क्लियर है बच्चों? अब इस 500 को हम इस साइड लेके आ सकते हैं। तो ये पहले क्या लिखेंगे? 0.1 बेटा 30 का स्क्वायर दैट इज 900, 20 का स्क्वायर दैट इज 400, 900 माइनस 400 कितना बचेगा? 500 डिवाइडेड बाय 2। और ये नेगेटिव इस साइड आकर के पॉजिटिव हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 500 इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। क्लियर है बेटा? 2 से ये कितने बार चला जाएगा? 250 टाइम्स। क्लियर है। तो ये हो जाएगा माइनस का 0.1 इंटू 25 250 प्लस 500 इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। बेटा ये इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 25 प्लस का 500 इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अब इनको जोड़ो तो ये कितना आ जाएगा? 475 जूल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। बेटा ये आपका आंसर है। क्लियर है। अब कई बच्चों का आ रहा है 525 क्यों आ रहा है उन लोगों का? क्योंकि बेटा आपने रिटार्डिंग फोर्स को कंसीडर किया ही नहीं है। आप ये नेगेटिव साइन लेकर के चले ही नहीं हो और आपने इन सबको क्या ले लिया? पॉजिटिव ले लिया और आखिरी में 25 और 500 को जोड़ दिया और आप कह रहे हैं 525 आ रहा है। क्लियर है। 525 इज द रॉन्ग आंसर, 475 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो ये मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम से बता दिया है और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से कैसे होगा वो मैंने पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस किया ही है। क्लियर है। चलिए अब हम वापस चलते हैं जहां से हमने शुरू किया था। तो अब डीबीपी नंबर 03 का डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं बच्चों।
पहला सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, सही है फॉर वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। ये किस पे डिपेंड नहीं करता बेटा? पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, तो ये तो बात बिल्कुल सही है कि बेटा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? हमारी इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन पे। क्लियर है? तो ये तो बात सही है। इट इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फंक्शन, ये भी सही है क्योंकि बेटा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा यू। क्लियर है? तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू चेंज जब भी लिखते हैं तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिखते हैं। अब बेटा अगर ये माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस का यू फाइनल प्लस का यू इनिशियल लिखेंगे, जिसे हम यू इनिशियल माइनस यू फाइनल भी लिख सकते हैं। क्लियर है? तो सही है, इट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल्स टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, ये भी सही है। इट कैन बी रिकवर्ड कंप्लीटली, ये भी बात सही है। बेटा आपने लिखा हुआ था वर्क डन फ्रॉम ए से बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, तो वो कंप्लीटली रिकवर हो जाती है। और कंप्लीट वर्क डन देखेंगे, जैसे ये बेटा एक ब्लॉक है, ये एम मास है, ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है। क्लियर है? और बेटा बी पॉइंट को मैं क्या मान लेता हूं? रेफरेंस मान लेता हूं। अब अगर ऊपर से बेटा मैं नीचे लेकर के आऊंगा तो मेरा एम जी ग्रेविटेशन नीचे और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे। क्लियर है? तो वर्क डन कहां से कहां तक? ए से बी क्या आ रहा है? प्लस का एम जी एच आ रहा है। अब सेम बेटा इसी ब्लॉक को मैं किस पॉइंट से? बी पॉइंट से ए पॉइंट पे ले जाऊंगा। अब क्या होगा? एम जी नीचे, डिस्प्लेसमेंट कहां जाएगा? एस ऊपर। तो वर्क डन फ्रॉम बी टू ए कितना आ रहा है? माइनस का एम जी एच। और अगर कंप्लीट वर्क डन देखोगे, वर्क डन इन द साइक्लिक लूप ए से बी और बी से ए, तो वो कितना निकल के आएगा? जीरो। दैट मीन्स कि हमने जितना वर्क किया उतना कंप्लीटली रिकवर कर लिया। क्लियर है? तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। इनकरेक्ट बताना है, गलत जो है। ठीक है? वर्क डन इज गोइंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। ये वाला तो बेटा आपका बिल्कुल सही है कि हम पढ़ा भी है कि वर्क डन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, मतलब वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। ऑल मींस यहां पे हम कंजर्वेटिव की बात कर रहे हैं बेटा। ठीक है? किसकी बात कर रहे हैं? कंजर्वेटिव की बात कर रहे हैं। दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। नेक्स्ट हम ये भी देख सकते हैं बेटा इसमें कि ये बेटा मान लीजिए एक रेफरेंस है, यहां से आपने h हाइट से एक बॉल को गिराया है। ठीक है? तो इसका मास m है, नीचे क्या लग रहा है? g। अब नीचे जब आएगा तो बेटा वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो mgh इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। ऐसे आप कंपेयर तो करते हो। ये क्या? ड्रॉप की कंडीशन, u क्या है? 0। क्लियर है? और आपको पता है यहां पे वेलोसिटी कितनी हो जाती है? v इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh। और यहां से भी बेटा आपकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? v इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh। मतलब बात सही है। वर्क डन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल तो 0 हो जाएगी। अगला, वर्क डन डिपेंड्स ऑन द पाथ बट नॉट ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। बेटा ये तो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा।
क्योंकि बेटा हमारा जो कंजर्वेटिव फोर्सेस रहती हैं वो हमारी पाथ पे तो डिपेंड ही नहीं करती, वो सिर्फ किस पे डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बेटा ए से बी पॉइंट पे गए, अब चाहे रास्ता ए से सी और सी से बी हो, ए से डी या डी से बी हो, हमें मतलब किससे, इनिशियल पोजीशन से और फाइनल पोजीशन से। क्लियर है? तो हमारा कंजर्वेटिव फोर्स इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है, ना कि पाथ पे। मतलब हमारा इनकरेक्ट सेलेक्ट करना था, इनकरेक्ट कौन सा है बेटा, बी वाला ऑप्शन है। ठीक है। अगला है बेटा इसमें सी वाला ऑप्शन, क्या कह रहा है, वर्क डन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ बट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये सही है। वर्क डन ऑन अ पार्टिकल इन द फील्ड ऑफ अ राउंड ट्रिप इज 0, ये भी बात सही है। पिछले एग्जांपल में मैंने आपको ये दिखा भी दिया है, ठीक है, क्योंकि राउंड ट्रिप में बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0, और अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो वर्क डन ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है बेटा, एज शोन ऑन द फिगर अ पार्टिकल इज टू बी कैरीड फ्रॉम ए टू सी वाया पाथ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशन फील्ड है बेटा, तो ग्रेविटेशन फोर्स लग रही होगी, और ग्रेविटेशन फोर्स कैसी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। और कंजर्वेटिव फोर्स किस पे डिपेंड करती है बेटा, आपकी इनिशियल पोजीशन पे, कि हमारी इनिशियल पोजीशन क्या है और हमारी फाइनल पोजीशन क्या है, हमारी पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। क्लियर है? तो बेटा चाहे हम इधर से गए और इस पॉइंट पे गए, तो बेटा हाइट अगर मैं देखूंगा कौन सी, परपेंडिकुलर, ठीक है, तो हाइट, क्योंकि बेटा जी कहां लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है जी, तो क्लियर है, तो mg जो फोर्स लग रही होगी वो भी वर्टिकली डाउनवर्ड होगी, ठीक है। इसलिए हम जो डिस्टेंस ले रहे हैं वो कौन सा डिस्टेंस ले रहे हैं बेटा, वर्टिकल वाला ले रहे हैं। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। तो तीनों के लिए बेटा हाइट अगर हम देखेंगे तो तीनों के लिए क्या है, सेम है, इनिशियल और फाइनल। क्लियर है? तो तीनों का ही वर्क डन क्या आएगा, एग्जैक्टली सेम आएगा। तो हम यहां पे लिखेंगे वर्क डन इज सेम फॉर ऑल द पाथ। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की तरफ करते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी इज। बेटा ये तो रिलेशनशिप हमें पता है, सर ने कराया भी है क्लास में, F इक्वल्स टू माइनस का du, u क्या है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन dx। क्लियर है? या फिर आप ये भी कह सकते हो कि बेटा जो स्लोप रहता है पोटेंशियल का और डिस्प्लेसमेंट का, वो हमें क्या दे देता है, फोर्स दे देता है। क्लियर है? तो F इक्वल्स टू माइनस du बाई dx। क्लियर है? नेक्स्ट बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कंजर्वेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी फोर्स है बेटा, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। क्लियर है? ग्रेविटेशन फोर्स, दिस इज ऑल्सो कंजर्वेटिव। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स में आपको अगर याद हो तो आप लोग इलेक्ट्रो स्टैटिक पोटेंशियल पढ़ते हो। जहां पे भी पोटेंशियल सुनाई दे तो आप बिल्कुल दिमाग में चमक जाना चाहिए कि भैया ये फोर्स तो कैसी है, कंजर्वेटिव है। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फोर्स में क्या आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आता है। ग्रेविटेशन फोर्स भी कैसी फोर्स है बेटा, कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि यहां पे क्या पढ़ते हो आप, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ते हो, ग्रेविटेशन पोटेंशियल। क्लियर है? अगर स्प्रिंग की बात की जाए तो ये भी बेटा कैसी फोर्स है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है। आपके पूरे कोर्स में बेटा ये 3 पोटेंशियल पढ़ते हो, जहां पे आप पढ़ते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और स्प्रिंग पोटेंशियल। और ये तीनों ही अगर पोटेंशियल लग गया तो कैसी फोर्स है बेटा, कंजर्वेटिव। ये बेचारा विस्कस फोर्स बच गया, तो नॉन कंजर्वेटिव पूछा था, तो विस्कस फोर्स कैसी है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। बेटा विस्कस, विस्कस का मतलब होता है गाढ़ापन। क्लियर है कि नहीं है? जो छाछ और लस्सी में क्या डिफरेंस है बेटा, हम बोलते हैं ना यार छाछ बहुत गाढ़ी है, गाढ़ी जो क्वालिटी बताता है बेटा उसको अपन डिफाइन करते हैं विस्कोसिटी से। ठीक है? तो विस्कस फोर्स की अगर बात हो रही है तो विस्कस फोर्स कैसा है हमारा, नॉन कंजर्वेटिव है। जिस तरीके से बेटा बेसिकली बता रहा हूं मैं, जिस तरीके से फ्रिक्शन अपना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, क्लियर है, पर यहां पे सरफेस का कांटेक्ट होता है,
ऐसा ही सेम जब हमारे फ्लूइड के बीच में कांटेक्ट होता है और जो रेजिस्टेंस जनरेट होता है, उस रेजिस्टेंस को हम विस्कस फोर्स के अंदर कंसीडर करते हैं। तो जिस तरीके से फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, उसी तरीके से बेटा विस्कस फोर्सेस भी एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, जो कि आप आगे आ करके फ्लूइड में पढ़ेंगे, ठीक है, और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला पूछा है बेटा, द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी U एंड डिस्प्लेसमेंट X इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम विल बी। कौन सा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम चाहिए, ठीक है। आप बेटा एक तो ग्राफ ही देख के समझ जाओगे, एक तो मान लो मैंने अगर अपनी बॉल यहां रखी, ठीक है, या फिर इस पोजीशन पे रखो आप अपनी बॉल। मान लो मैंने एक बेटा बॉल यहां रखी, ये अगर बेटा इसको मैं थोड़ा इधर डिस्प्लेस करूंगा पॉजिटिव एक्स में, तो बॉल क्या करेगी? ऊपर आएगी और फिर वापस आते 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 इसी पॉइंट पे आ जाएगी। या फिर मैं अगर इसे नेगेटिव एक्स में डिस्प्लेस करूं तो भी बेटा ये बॉल ऊपर नीचे होते 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 वापस इसी पॉइंट पे आ जाएगी। मतलब अगर आप एक्स चेंज भी कर रहे हो तो बेटा ये इक्विलिब्रियम अपनी स्टेबिलिटी की तरफ आ जाता है। मतलब ये वाला ग्राफ किसका होगा बेटा? स्टेबल इक्विलिब्रियम का होगा। क्लियर है कि नहीं? यहां पे आप देखो, बॉल को आपने मान लो इधर रख दिया, अब अगर आप यहां से इसको डिस्प्लेस नीचे कर देंगे तो क्या बेटा कभी ये बॉल ऊपर आ पाएगी? क्या नहीं आ पाएगी। या फिर यहां से थोड़ा सा भी धक्का दे दिया, मतलब ये कौन सा इक्विलिब्रियम है बेटा? ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्लियर है? सेम बेटा इधर पे होगा, सेम इधर पे होगा। वो अपनी पोजीशन चेंज करने के बाद उसी स्टेबिलिटी या उसी पोजीशन पे नहीं आ रहा है तो वो कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल। स्टेबल सिर्फ कौन सा है? फर्स्ट वाला है। एक तो ये तरीका है। अगला तरीका क्या है जो आपने सीखा हुआ है, जो हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन बताती है, वो कहती है बेटा कि du by dx, क्योंकि स्लोप है, वो क्या बता रहा है? फोर्स बता रहा है। तो du by dx जीरो देखो कहां पे, du by dx क्या देखो बेटा? जीरो कहां पे हो रहा है। तो आप ये बताओ, यहां पे तो बेटा कहीं पे भी अगर मैं स्लोप देखूंगा तो जीरो नहीं हो रहा, ना ही ये वाले में कहीं स्लोप जीरो हो रहा है। तो ये दोनों तो ऑप्शन होंगे ही नहीं, सी और डी। बचा ए और बी। ए में देखो कहां हो रहा है, बी में देखो कहां हो रहा है? ऊपर की तरफ हो रहा है। स्लोप मतलब टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये ड्यू बाय डी एक्स क्या आ रहा है बेटा? जीरो आ रहा है। इसमें भी आप यहां स्लोप को करो तो ड्यू बाय डी एक्स जीरो आ रहा है। हाँ, मतलब इन दोनों में से है दोनों पॉइंट पे इक्विलिब्रियम, पर अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि स्टेबल कौन सा है। तो उसके लिए नेक्स्ट कंडीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम की क्या होती है? d2u अपॉन dx स्क्वायर क्या होना चाहिए बेटा? शुड बी ग्रेटर देन जीरो। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आप यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करो। यहां पे बेटा स्लोप कैसा आ रहा है हमारा? क्या यहां पे हमारा स्लोप जो आ रहा है दैट इज पॉजिटिव, ठीक है। तो जीरो के बाद फिर हमारा पॉजिटिव आ जाता है, मतलब कौन सा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्लियर है कि नहीं है? ये वैल्यू जीरो से क्या होनी चाहिए? बड़ी। यहां पे देखो, अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करके स्लोप देखोगे तो दिस इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो स्लोप क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। क्लियर है? तो हमारा कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा? ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फॉर द पाथ पी क्यू आर, पी क्यू और आर, ठीक है, इन अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग अ बॉडी फ्रॉम पी टू क्यू। पी से कहां गए बेटा? क्यू। पी से कहां गए? ये वाला पी है। पी से गए हम कहां पे बेटा? क्यू पे, ठीक है। पी से क्यू, वर्क डन पी से क्यू, और फिर हम कहां से गए? क्यू से आर, फिर हम गए क्यू से आर, और फिर हम फाइनली हमसे पूछा गया वर्क डन फ्रॉम पी से आर, ठीक है। पी से आर का हमें वर्क डन निकालना है। पी से आर का हमें वर्क, पी से आर का निकालना है, ठीक है। अच्छा आप ये बताओ कि यहां पे मुझे क्या लिखा हुआ है? कंजर्वेटिव फोर्स लिखा हुआ है। अगर मैं एक काम करूं, मैं P से Q चलता हूं
Q से R चलता हूं और R से अगर मैं P चला जाऊं, R से कहां चला जाऊं बेटा, P चला जाऊं, तो क्या एक साइक्लिक लूप बन गया। मतलब P Q R और फिर से P, क्या बेटा ये एक लूप बन गया। और बात किसकी हो रही है, कंजर्वेटिव फोर्सेस, और साइक्लिक वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स का क्या होता है, जीरो होता है। तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं कि वर्क डन फ्रॉम P से Q प्लस वर्क डन फ्रॉम Q से R प्लस वर्क डन फ्रॉम R से P इज इक्वल्स टू जीरो। क्लियर है सर, पर यहां पे तो वर्क डन P से R का है। अरे रुको जरा, सब्र करो। यहां पे हम बता रहे हैं कि वर्क डन P से Q का हमारा कितना दिया है, P से Q है 5, फिर वर्क डन Q से R, बेटा ये क्या है Q, ये क्या है R, कितना दिया है 2 जूल, तो प्लस आ जाएगा 2, प्लस वर्क डन R से P ही फाइंड आउट करो, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या आ जाएगा 0, तो वर्क डन R से P कितना आ रहा है बेटा आपका -7 जूल। क्लियर है, ये आ रहा है। अच्छा आप मुझे ये बताओ फोर्स कौन सी है, कंजर्वेटिव। तो आपने ये पढ़ा है कि वर्क डन A से B जो होता है दैट इज माइनस ऑफ वर्क डन B से A, पर किसके लिए बेटा, सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, हाँ या ना। तो अगर मेरा वर्क डन R से P जो होगा दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन P से R, तो बेटा वर्क डन हमें क्या निकालना है, R से P कितना दे रखा है बेटा -7, तो -7 जूल इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन P से R, बेटा माइनस से माइनस गुजर गए, वर्क डन P से R कितना आ जाएगा आप लोगों का 7 जूल। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, ए वाला हो जाएगा, 7 जूल हमारा सही आंसर है। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a uniform chain of length L and mass capital M is lying on a smooth table, ठीक है, 2/3 of length is hanging down over the edge of the table. If G is the acceleration due to gravity, the work done in pulling the hanging part of the table, ठीक है। मान लो बेटा ये आपकी टेबल है, ठीक है, और यहां पे बेटा आपके पास एक चेन है, ठीक है, और ये जो लटका हुआ वाला हिस्सा है बेटा ये है आपका लेंथ का 2/3 पार्ट, मतलब इसे 2/3 ऑफ L बोल सकता हूं, इतना पार्ट लटका हुआ है। क्लियर है कि नहीं है, और आपको इसे स्लोली स्लोली धीरे धीरे ऊपर लेके आना है। स्लोली स्लोली क्यों बेटा, क्योंकि आप चाहते हो कि आप जितना भी वर्क डन करो वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाए, ना कि आपका वर्क डन किसी भी तरीके से काइनेटिक एनर्जी में जाए। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। तो आपको इसको नीचे से ऊपर लेकर के आना है, मतलब फाइनली आप ये चाहते हो कि ये जो चेन है वो ऊपर आ जाए। और इसकी लेंथ कितनी है L, और L लेंथ है और मास कितना है बेटा M। क्लियर है। अगर बेटा आप मुझे इतना बताओ कि L लेंथ में M मास है तो यूनिट लेंथ में कितना हो गया, M/L हो गया, ठीक है। और 2/3 ऑफ L में कितना मास हो जाएगा, 2/3 ऑफ L इंटू M/L, मतलब L से L कट गया, कितना आ गया 2/3 M मास आ गया, किसमें बेटा 2/3 L में। समझ में आ गया, मतलब ये जो लटका हुआ हिस्सा है बेटा इसमें कितना मास इन्वॉल्व है, इसका जो मास नीचे लटका हुआ है इसका मास M जो है जो लटका है वो कितना है बेटा 2/3 ऑफ टोटल मास M है। क्लियर है। अब आपको पता है बेटा इसमें आप डायरेक्ट निकाल सकते हो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन इक्वल्स टू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, ठीक है, इस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी
प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हम स्लोली लेकर के आ रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गया, क्लियर है। तो यहां पे वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब पीई फाइनल माइनस पीई इनिशियल होगा बेटा। अच्छा, अगर हम इसी चीज को क्या ले लें, ये हमारे लिए क्या है बेटा, रेफरेंस है। ये टेबल जो है हमारी, ये हमारे लिए क्या है, रेफरेंस है। हमने पढ़ा है कि बेटा कभी पोटेंशियल एनर्जी बताते हैं तो उसके लिए रेफरेंस बताना जरूरी है। तो हमने टेबल की हाइट को ही क्या मान लिया, रेफरेंस मान लिया, क्लियर है। तो फाइनली अगर पूरी चेन मेरी रेफरेंस के ऊपर आ जाएगी तो कोई हाइट तो है नहीं, तो बेटा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि mgh में मास तो है पर कोई हाइट है क्या, हाइट जीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगी, जीरो। मतलब मेरा वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। और बेटा इसका हो जाएगा माइनस ऑफ, जब हमारा रोप टंगा रहता है बेटा, इसका mgh फॉर्मूला है, ठीक है, और ये लेंथ है तो mgl हो जाएगा। और l कहां से लेते हैं, याद करो, सेंटर ऑफ मास से। तो माइनस का बेटा मास, लटके हुए पार्ट का मास कितना है, ये है सर 2/3 ऑफ m, ठीक है। और क्या बेटा ये हाइट नीचे की तरफ है तो आगे क्या आ जाएगा बेटा, माइनस, क्लियर, इनटू g इनटू l सेंटर ऑफ मास। बेटा ये जितना लेंथ टंगी हुई है उसका सेंटर ऑफ मास कहां लाया करता है, तो 2/3 इंटू l, उसका आधा l/2 पे, क्लियर है। तो यहां पे बेटा ये 2 से ये 2 गुजर जाएंगे, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये 2mgl अपॉन 3 इंटू 3 दैट इज 9। तो 2mgl अपॉन 9 आपका आंसर है, क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, a 10 kg satellite completes one revolution around the earth at a height of 100 km in 108 minutes, the work done by gravitational force। देखो आपकी अगर बच्चों ये अर्थ है और ये पानी, ठीक है, और यहां पे बेटा मान लो आपकी सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट यहां से बेटा कितनी हाइट पे है, दैट इज इसका मास दिया गया है बेटा 10 kg और इसकी हाइट गिवन है दैट इज 100 किलोमीटर, क्लियर है। और ये बेटा अर्थ के चक्कर लगा रही है, इस तरीके से। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर बेटा यहां पे नीचे जो फोर्स लग रहा होगा दैट इज फोर्स ऑफ mg, ग्रेविटेशन फोर्स पूछा है mg, और किसी भी पॉइंट पे बेटा अगर इसका डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो क्या वो बेटा उससे टेंजेंशियली होगा, और डिस्प्लेसमेंट और mg के बीच में एंगल कितना बन रहा होगा, 90 डिग्री। मतलब अगर ये इस पॉइंट पे भी है तब भी आप अगर mg और इसके बीच में एंगल देखेंगे तो वो कंप्लीट रेवोल्यूशन में वर्क डन इक्वल्स टू f डॉट s देखोगे। क्या देखोगे बेटा, f डॉट s, तो दैट इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट रेवोल्यूशन का क्या हो जाएगा, एक रेवोल्यूशन पूरा लगाया ना तो कंप्लीट रेवोल्यूशन का क्या हो जाएगा, जीरो, तो वर्क डन भी क्या आएगा, जीरो। अच्छा कुछ बच्चे यहां पे बहुत ही बेहतरीन गलती करते हैं, बहुत ही बेहतरीन, मतलब ऐसी गलती गिनती के लोग कर सकते हैं। क्या कि बच्चा क्या करता है, यहां पे बोलता है कि सर देखो आप मान लो ये आपकी सैटेलाइट है, ये आपका डाउनवर्ड लग रहा है mg और ये डाउनवर्ड लग रहा है डिस्प्लेसमेंट। अब तो सर 90 डिग्री नहीं बन रहा है, अब तो हमारा वर्क डन देखो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स सेम डायरेक्शन में, तो सर यहां पे तो वर्क पॉजिटिव दिख रहा है मुझे। अरे नहीं बेटा, ये बहुत बड़ा धोखा है आपके साथ। mg not always acts downward, mg acts towards the center of the earth। इस टाइम पे mg इधर लग रहा होगा,
अभी भी एंगल देखो बेटा 90 डिग्री, और अगर आपके हिसाब से करेंगे तो देखना तुम यहां पे क्या करोगे। सर यहां पे तो mg नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट देखो ऐसा है, तो इस हिसाब से तो mg अगर नीचे लगेगा तो ये तो सैटेलाइट ही पार हो गई, अंतरिक्ष में घूम रही है। क्लियर है? तो ये गलती मत करना, फोर्स mg की ऐसे नहीं लगती है बेटा, इट ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ना कि डाउनवर्ड। समझ में आ रहा है? तो यहां पे इसका वर्क डन क्या आ जाएगा बेटा? 0। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम 0,0 टू a, अंडर द फोर्स ऑफ F कितना दे रखा है बेटा? 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, फ्रॉम टू पाथ, पाथ 1 इज O से P, OP सर, OP। पाथ 1 इज O to P and path 2 is OQP, OQP. Let's W1 and W2 be the work done by this force in these two parts. बेटा वर्क डन का रिलेशनशिप बताना है। एक रास्ता कैसा है? एक रास्ता है सीधे, आप कहां से गए हो? O से P गए हो, ये वाला पॉइंट है, और एक रास्ता ये है। क्लियर है? ये फर्स्ट पार्ट है। क्या हम सबसे पहले इसका वर्क डन निकाल लें? तो वर्क डन अगर O से P लोगे तो बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना है O से P में? ये पॉइंट तो हमारा 0,0 है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो पोजीशन वेक्टर S जो आएगा दैट इज A माइनस 0 आई कैप प्लस A माइनस 0 जे कैप। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो A आई कैप प्लस A जे कैप ही आ रहे हैं। आप वर्क डन निकालोगे कहां से कहां तक का? O से P तक का, तो दैट इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप। इसमें मल्टीप्लाई करोगे S वेक्टर का, दैट इज ai कैप प्लस aj कैप। I से I तो ये हो जाएगा 3a, और J से J ये हो जाएगा बेटा 4a। तो टोटल वर्क डन O से P कितना आ रहा है बेटा? 7a आ रहा है, दैट इज इक्वल्स टू द वर्क डन O to P, OP। समझ में आया इतना? तो आपने O से P का बेटा वर्क निकाल दिया और उसे बोल दिया W1 एंड दैट इज इक्वल्स टू 7। अब आपने अगला क्या चूज किया? अगला पाथ बेटा आपने चूज किया O से Q और Q से P। तो वर्क डन ऑफ OQP इज इक्वल्स टू, बेटा हम लोग समेशन कर सकते हैं क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, तो वर्क डन ऑफ O से Q प्लस वर्क डन ऑफ Q से P। तो बेटा फोर्स तो सेम ही लग रही है, तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? F इंटू डिस्प्लेसमेंट। बेटा O से Q का जो डिस्प्लेसमेंट है, क्या वो सिर्फ ये देखो 0,0 है, ये A, तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा? A आई कैप, और ये वाला जो पॉइंट होगा बेटा Y में, दैट इज A जे कैप। क्लियर है? तो O से P में कितना चला है? यहां से यहां J कैप में तो चला नहीं है, सिर्फ I कैप में चला है, तो यहां पे आ जाएगा A आई कैप। और जब O से P पे जाऊंगा तो मैं तो I कैप में चला नहीं हूं, तब तो सिर्फ J कैप में चलाऊं, तो F इंटू A जे कैप आएगा। क्लियर है? तो फोर्स कितनी है? 3i कैप प्लस 4j कैप इंटू A आई कैप, प्लस अगला फोर्स कितना है बेटा? 3i कैप प्लस 4j कैप इंटू A जे कैप। तो वर्क डन ऑफ OQP, जिसे ये W2 बोल रहे हैं, दैट इज इक्वल्स टू, बेटा I से होगा, J तो है नहीं, तो ये आ जाएगा 7a, सॉरी 3a। I से होगा तो ये हो जाएगा 3a। यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? J के साथ होगा क्योंकि यहां पे I नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा? प्लस का 4a। तो W2 कितना आ जाएगा बेटा? 7a। W1 भी 7a है, W2 भी 7a है, तो W1 इक्वल्स टू W2 के बराबर है। तो W1 इक्वल्स टू W2। क्लियर है बच्चों? अगला सवाल कह रहा है बेटा अ स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट ऑफ 8 न्यूटन मीटर हैज एन एक्सटेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। द वर्क डन इन एक्सटेंडिंग इट फ्रॉम 5 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर। क्या बेटा मेरी जो इनिशियल पोजीशन है वो 5 सेंटीमीटर है और मेरी जो फाइनल पोजीशन है दैट इज 15 सेंटीमीटर। तो वर्क डन
स्प्रिंग फोर्स का जो होता है दैट इज हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। क्लियर है? अब बेटा यहाँ पे एक्स किस में दिए गए हैं? सेंटीमीटर में। एक काम करते हैं, हम लोग के की यूनिट को भी बदल लेते हैं। 800 किस में दिया गया है? न्यूटन पर मीटर में। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 800 डिवाइडेड बाय 100, ये किस में? न्यूटन सेंटीमीटर में। 0 0 0 0 गुजर गए, के की वैल्यू कितनी आ गई? 8 न्यूटन पर सेंटीमीटर। क्लियर है? तो यहां पे क्या आ जाएगा? वर्क डन बाय स्प्रिंग इक्वल्स टू 1/2 इंटू 8 ब्रैकेट में 15 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा 1/2 इंटू 8 इंटू 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? दैट इज 225 माइनस 25। बेटा 2 से 8 4 टाइम्स चले गए, तो ये 4 इंटू 200। तो यहाँ पे वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना आ गया? 4 इंटू 2 दैट इज 800। क्लियर है? पर 800 किस में आ गया बेटा आपका? ये सेंटीमीटर में आया, इसको कन्वर्ट करेंगे न्यूटन मीटर मतलब जूल की यूनिट में चाहिए हमें, तो इसको डिवाइडेड बाय क्या कर दिया मैंने? फिर से 100 कर दिया, क्योंकि मैंने बेटा यहाँ पे किस में कन्वर्ट किया था? सेंटीमीटर में। आंसर हमें किस में चाहिए? जूल में। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे फिर से मैं इसको किस में डिवाइड कर दिया? 100 में, क्योंकि मुझे न्यूटन पर मीटर चाहिए। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 8 न्यूटन पर मीटर या फिर 8 जूल इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो मेरा करेक्ट है। क्लियर है बच्चों? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द स्प्रिंग एक्सटेंड बाय एक्स ऑन लोडिंग द एक्स एनर्जी स्टोर्ड बाय द स्प्रिंग। ठीक है, T इज द टेंशन और K इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। बेटा स्प्रिंग एक्सटेंड कितनी हो गई है? X, किसी स्प्रिंग के वजह से। तो यहां पे क्या बेटा, स्प्रिंग फोर्स जो है FSP स्प्रिंग फोर्स, वो किसके बराबर होता है? KX के बराबर होता है। और ये स्प्रिंग फोर्स प्रोवाइड किसने करी है बेटा? टेंशन ने करी है। तो T इक्वल्स टू क्या? KX के बराबर हो जाएगा, जहां पे X की वैल्यू कितनी आ जाएगी? T अपॉन K आ जाएगी। क्लियर है? आपको वर्क डन निकालना है स्प्रिंग का या एनर्जी स्टोर। एनर्जी स्टोर और वर्क दोनों सेम ही है, क्योंकि जितना वर्क करोगे वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी ही स्टोर होने वाला है। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा बेटा? वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है? हाफ के एक्स स्क्वायर। तो वर्क डन इक्वल्स टू हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स कितना है बेटा? टी बाई के, तो टी अपॉन के का होल स्क्वायर। तो वर्क डन कितना आ जाएगा? 1/2 इंटू के इंटू टी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। बेटा के से ये कैंसिल आउट हो गया, तो वर्क डन कितना आ जाएगा? टी स्क्वायर अपॉन 2k। क्लियर है? तो ये हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज करेक्ट। अगले सवाल की तरफ। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg फॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 200 मीटर, व्हाट इज द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी? बेटा मान लो ये बॉडी है, ये नीचे गिर रही है, ठीक है, और मास कितना दिया गया है? 2 kg। हाइट कितनी दी गई है? 20 मीटर। ठीक है, अब यहां पे बेटा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बताना है। बेटा आपका जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि वही तो जा रहा है। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू, क्योंकि यही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल रही होगी। ठीक है, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगा? mgh के बराबर होगा। mgh मास कितना है? 2g कितना है बेटा? 10। हाइट कितनी है? 20। तो ये कितना आ जाएगा? 400 जूल। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज करेक्ट। क्लियर है बच्चों? चलिए अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है इन स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग बाय 2 सेंटीमीटर एनर्जी स्टोर बाय यू गिव्स यू, देन स्ट्रेचिंग बाय 10 सेंटीमीटर एनर्जी स्टोर्ड इज। एनर्जी बताना है बेटा। एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है? हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। बेटा सेमी स्प्रिंग की बात हो रही है, तो के तो कांस्टेंट हो गया, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गई? एक्स स्क्वायर। मतलब मैं ये लिख सकता हूं u1 अपॉन u2 इक्वल्स टू x1 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर। x1 की बेटा u1 की वैल्यू क्या है? इनिशियली u है,
तो u अपॉन u2 इक्वल्स टू x1 एक्सटेंशन कितना है बेटा 2 का स्क्वायर अपॉन x2 कितना है 10 मतलब 10 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा u अपॉन u2 इक्वल्स टू 4 अपॉन 100। 4 से ये कितनी बार चला गया 25 टाइम्स 25 इंटू यू, तो u2 की वैल्यू कितनी आ गई है बेटा 25u आ गई है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है बच्चों? चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अ 2 ग्राम बॉल of glass is released from the edge of a hemispherical cup whose radius is 20 सेंटीमीटर। बेटा ये यहां पे आया है बेसिकली, ठीक है, तो इसकी रेडियस कितनी दी गई है 20 सेंटीमीटर। अगर बेटा ऊपर 20 होगा तो नीचे की भी तरफ तो कितना होगा 20 सेंटीमीटर होगा। क्लियर? हाउ मच वर्क इज डन बाय द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यूरिंग द बॉल मोशन टू द बॉटम। ठीक है बेटा, अब निकालना किसका है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन कैसी होती है कंजर्वेटिव होती है। कंजर्वेटिव होती है तो हमें मतलब किससे है बेटा हमारी इनिशियल पोजीशन से और हमारी फाइनल पोजीशन से, जिससे कि हमें ये हाइट पता चल जाए। और आपको हाइट पता चल गई है कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो यहां पे बेटा वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी मतलब mgh के बराबर हो जाएगा। मास कितना है 2 ग्राम, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे ग्राम है केजी में करेंगे तो 10 टू द पावर -3 इंटू जी कितना है बेटा 9.8 इंटू एच हाइट कितनी दी गई है 20 सेंटीमीटर मतलब 10 की पावर -2। ठीक है, तो इसको बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 20 दैट इज 40 इंटू 9.8 इंटू 10 की पावर -5। तो 40 इंटू 9.8 4 इंटू 9.8 दैट इज 392 इंटू 10 टू द पावर -5। अब बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.92 इंटू 10 टू द पावर -3 और 10 टू द पावर -3 को क्या लिख सकते हो 3.92 इंटू 10 की पावर 3 को -3 को मिली जोल सकते हैं और एनर्जी है मतलब वर्क है तो जूल बोल देते हैं। तो 3.92 मिली जूल ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा। और जो पिछली वाली डीपीपी है उसमें बेटा 02 एक बार आप देख लेना अच्छे से, और बाकी हम लोग अपने नेक्स्ट डीपीपी के डिस्कशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।